हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, आज अपन हिंदी विषय की पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। जैसा कि जो प्रकरण है वो आप थंबनेल में देख लीजिए, और जो प्रश्नोत्तर विधि है इस विधि से इस पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे आज अपन। तो मित्रों, सबसे पहले जो दैनिक पाठ्य योजना डायरी उसका ऊपर ही पर आप क्रमांक लगा लीजिए। जिस विद्यालय में आपको प्रशिक्षण चल रहा है उस विद्यालय का नाम, कक्षा हो जाएगी 8, जो विषय आपका हिंदी, और जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है सर्वनाम। और जिस विधि से अपन तैयार करने जा रही है वो है प्रश्नोत्तर विधि। तो इस प्रकार से आप ये सारी खाना पूर्ति कर लीजिएगा फ्रेंड। उसके पश्चात में आपकी हेडिंग आती है शिक्षण के उद्देश्य से। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेने हैं। शिक्षण का उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये 2 कॉलम लिख लीजिए आप ध्यानपूर्वक। या आगे लिखने से पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि फ्रेंड, अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर दीजिए फ्रेंड, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और फ्रेंड, अगर आपको और भी सारे विषय या किसी भी विषय से संबंधित पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको लगभग सभी विषय की पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो प्लीज़ पेज को जरूर विजिट करें फ्रेंड। ये सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक कर लीजिए। इसके पश्चात आते हैं आपकी वीडियो के ऊपर वापस। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखिए, मैंने आपको 2 कॉलम बनाए, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर देखिए मैंने आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा है। पहला है ज्ञानात्मक, द्वितीय अवबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग, चतुर्थ कौशल, पांचवा है अभिरुचि, छठवा है अभिवृत्ति। इस प्रकार से मैंने आपको 6 के शिक्षण के उद्देश्य लिखा है। इन 6 के शिक्षण के उद्देश्य संबंधी जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी लिखा रखे हैं इधर। तो आप ध्यानपूर्वक इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को भी लिख लीजिएगा फ्रेंड। आपको मैं शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बता दूं। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उस विषय वस्तु से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक बच्चे को ये विषय वस्तु पढ़ाकर क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है, वो इसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो आप ध्यानपूर्वक इन सारी इच्छा के शिक्षण के उद्देश्य और इससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, इस अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण की विधि या प्रविधि। शिक्षण की विधि या प्रविधि, जो भी शिक्षण की विधि या प्रविधि छात्र अध्यापक आपके द्वारा प्रयोग में ली जा रही है उसको आप इसमें लिख दीजिए। आप इसमें प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। तो जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, चामपट, लपेट, प्लग, कक्षा उपयोगी समझ सामग्री इसके अंदर आ जाएगी, जो छात्र अध्यापक व शिक्षक की सहायता प्रदान करती है शिक्षण में। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी सर्वनाम शब्दों के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना प्रश्न। तो इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लें, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। मित्रों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण या अभिन्न अंग होता है। ये पाठ्य योजना इसके बगैर कहने का मतलब स्टार्टिंग ही यही है, मूल जड़ यही होती है आपकी पाठ्य योजना की। आप जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो कम से कम आपको जो प्रस्तावना प्रश्न है इसके अंदर कम से कम आपके द्वारा बच्चों से 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाने चाहिए। कहने का मतलब इसमें आपके द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो आप ही बच्चों से प्रश्न पूछेंगे ताकि ताकि क्रम में होना चाहिए। कहने का मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से ये प्रश्न करना है, और अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न किया जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार से समस्यात्मक हो जाएगा, तो इस समस्या का समाधान भी आपके द्वारा किया जाएगा। तो देख स्थल में आप लिखेंगे बच्चों, आज हम सर्वनाम शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात देखिए अपन प्रश्नोत्तरी विधि का उसका जो प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ निर्देश है, निर्देशों का अध्ययन पूर्वक लिख लीजिए। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष के विद्यार्थियों को 2 समूह में विभाजित किया जाएगा तथा उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रश्नोत्तरी विधि के लिए कुछ निर्देश है, निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार समूह में किए जाएंगे। तीसरा है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए 45 सेकंड का समय दिया जाएगा, कम से कम मतलब 45 सेकंड का उनको समय दिया जाएगा उत्तर देने के लिए। फोर्थ निर्देश है विद्यार्थियों के प्रत्येक सही जवाब देने पर 5 अंक दिए जाएंगे। मतलब अगर आप बच्चा सही जवाब देता है या ग्रुप सही जवाब देता है तो उस ग्रुप को कितने अंक दे दिए जाएंगे, 5 अंक दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट निर्देश है विद्यार्थी के किसी समूह का या द्वारा प्रश्न का सही उत्तर नहीं आने पर वह प्रश्न दूसरी समूह को पूछा जाएगा। इनका मतलब अगर एक समूह को प्रश्न नहीं आ रहा है तो दूसरे समूह को दिया जाएगा, उसके द्वारा उसको बोनस अंक भी दे दिए जाएंगे। मतलब अगर मान लिया अगर एक समूह को नहीं आ रहा है तो उस दूसरे समूह की ओर उसको किया जाएगा आगे ट्रांसफर, और उस समूह जो उसका उत्तर देगा उसको बोनस अंक दे दिया जाएगा। किसी भी समूह द्वारा सही जवाब न देने की स्थिति में छात्र अध्यापक द्वारा ही उस प्रश्न
का उत्तर बताएगा। मतलब अगर दोनों समूह उत्तर नहीं देंगे तो स्वयं छात्र अध्यापक इस प्रश्न का उत्तर बता देगा। अंत में अंकों का योग करके छात्र अध्यापक द्वारा विजेता समूह की घोषणा की जाएगी तथा उन्हें बधाई दी जाएगी। कहने का मतलब है छात्र अध्यापक द्वारा अंत के अंदर इसका जो समूह उन्होंने बनाया तो जो समूह जीतेगा उसको विजय बना दिया जाएगा और उसको बधाई का पात्र घोषित कर दिया जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा। इस प्रकार से आप सारे निर्देश लिख लीजिए। आता है आपका हेडिंग प्रस्तुतिकरण के ऊपर। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको देखिए मैंने कॉलम बना के सारे कॉलम बना लिए, जैसे क्रम संख्या, समूह, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, अंक, प्राप्तांक, प्राप्तांक ए और प्राप्तांक बी। मतलब कौन से समूह, समूह हो जाएगा, समूह बी हो जाएगा। इसके अंदर समूह है, जैसे मान लो पहला प्रश्न है, जैसे छात्र अध्यापक ने पूछा सर्वनाम किसे कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया बच्चे उत्तर दे देंगे 5 प्रकार के। ए समूह ने उत्तर दे दिया तो समूह ए को कितने अंक मिल जाएंगे, 5 अंक मिल जाएंगे। तो जैसे अब दूसरा प्रश्न पूछा छात्र अध्यापक बी ने उत्तर दिया मैं जयपुर रहता हूँ, वाचन कौन सा सर्वनाम है, तो विद्यार्थी क्रिया द्वारा बी द्वारा उत्तर दे दिया जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अंक कितने इसके 5। और छात्र ए ने उत्तर नहीं दिया तो ए को 0, बी के कितने जाएंगे 5। इस प्रकार से देखिए मैंने आपको सारे प्रश्न, इन प्रश्नों को मैंने ध्यानपूर्वक इसके अंदर लिखा दिया है। तो इस सारे प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मैक्सिमम आपको कम से कम 45 मिनट, 45 सेकंड, 45 सेकंड तो आपको एक ग्रुप को देने ही देने हैं। तो ये निर्देश का मैंने पहले ही बता दिया कि आप निर्देश पहले से ध्यानपूर्वक मतलब एक ग्रुप को कम से कम 45 सेकंड आपको देने हैं। इस प्रकार से देखिए मैंने सारे एक तरफ वही 5-6 कॉलम बना रखे मैंने, जैसे समूह हो गया, छात्र अध्यापक क्रिया होगी, विद्यार्थी क्रिया होगा, अंक हो गया, प्राप्तांक, तो ए को जितने प्राप्तांक और बी को जितने प्राप्तांक, मतलब सही उत्तर दे देगा तो 5 अंक, अगर गलत उत्तर या उत्तर नहीं आ रहा है तो अगले ग्रुप की ओर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वो उसको बोनस अंक के रूप में उसको दे दिया जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप सारे जो प्रश्न मैंने लिखा है इन सारे प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और इन सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक लिखने के पश्चात में देखिए मैंने आपको प्रत्येक कॉलम भी इस हिसाब से बनाया, प्रत्येक प्रश्न भी इस प्रकार से बनाया ताकि आप ध्यानपूर्वक इसको लिख सके और समझ सके। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी आपकी क्या कौन सी प्रश्नोत्तरी विधि या प्रश्नोत्तर जो विधि होती है, उस प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा आज अपन ने जो प्रकरण है उस प्रकरण को ध्यानपूर्वक इसके अंदर समझ लिया है। फ्रेंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। अंत के अंदर जो दोनों ग्रुप हैं इन दोनों ग्रुपों के अंकों का टोटल कर लिया जाएगा। जिस ग्रुप के अंक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अधिक होंगे उस ग्रुप को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए समूह ए के जो प्राप्तांक है वो कुल कितने हो गए, 35 प्राप्तांक समूह ए ने प्राप्त किए। और समूह बी के जो प्राप्तांक है टोटल थे वो समूह बी ने कितने 40 अंक के प्राप्तांक प्राप्त किए। तो उपरोक्त प्राप्तांक के आधार पर समूह बी को विजेता घोषित किया जाता है तथा संपूर्ण समूह को बधाइयाँ दी जाती है। कहने का मतलब है जिस समूह के अंक सर्वाधिक आए वो समूह विजय घोषित हो जाएगा और जिसके कम आए वो विजय नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी प्रश्नोत्तरी माध्यम से आपकी जो पाठ योजना है मैंने इसके अंदर पूर्ण करवा दी है। फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे वाले आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।